दहेज लेना और दहेज देना यह दोनों ही अपराध माने जाते हैं, लेकिन कोई ऐसी शादी नहीं है जिसमें दहेज न लिया जाए, दहेज न दिया जाए। ऐसा कोई शादी नहीं होता। बहुत कम ही ऐसी शादी है जिसमें शादी होने के बाद या शादी से पहले दहेज की बात न की गई हो। लेकिन सभी लोग ये चाहते हैं कि दहेज हमें मिले। लड़के वाले चाहते हैं कि दहेज मिले, लड़की वाले चाहते हैं कि दहेज हम दे करके किसी अच्छे लड़के शादी कराएंगे, जैसे गवर्नमेंट जॉब करने वाला हो या बिजनेसमैन हो। दोनों ही चाहते हैं, लेकिन कानून के नज़र में यह दोनों ही अपराध है। इसी को लेकर के भारतीय संविधान ने एक कानून बनाया है जिसमें किस परिस्थिति में दहेज मांगना अपराध माना गया है, क्या क्रूरता होती है, इस पे आधारित बहुत सारे तथ्य आए हैं। उसी में से कुछ मैंने नोट्स बनाए, जैसे कि आईपीसी सेक्शन 498A यह दहेज उत्पीड़न के लिए बताया गया है। पहला में यह बताया गया है कि दहेज की लगातार मांग करते रहना यह क्रूरता में आता है। जैसे शादी हुए 2 महीने हुए हो, 6 महीने हुए हो या 10 साल या 15 साल, अगर उस महिला से दहेज लगातार मांगी जा रही है, उसके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, उसको मारा पीटा जा रहा है, तो यह दहेज मांगने की फिराक में जो लोग हो रहते हैं, यह दहेज उत्पीड़न में ही आएगा। उनको आईपीसी सेक्शन 498A से ही सजा देने का प्रावधान दिया गया है। ऐसे ही दूसरे में है पत्नी को चोट पहुंचाना या मारना या शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना। जो उसकी पत्नी है उसके साथ मारपीट होता है, कोई खरोच आती है, उसे उत्पीड़न किया जाता है, या सास ससुर पति है, उसका भाई है, देवर या उसकी ननद, वो जो पत्नी आई है उसकी ननद भी उसके साथ अगर मारपीट करती है, दहेज की मांग करती है, तब भी यह 498A दर्ज होगा। फिर ऐसे ही बताया गया है पत्नी को लिंग निर्धारण परीक्षण के लिए मजबूर करना। जो औरत आई है घर पे, शादी हुई है, उस पत्नी के पेट में अगर बच्चा है तो घर के लोग दबाव डाल रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं लिंग परीक्षण करने के लिए, यानी जांच कराने के लिए। कई बार ऐसा देखा जाता है, सुना जाता है कि किसी के पेट में अगर लड़की है और उसको जांच कराया गया है तो उसको दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में यह भी अपराध है और उसमें भी 498A ही दर्ज होगा। उसी के तहत सजा देने का प्रावधान दिया गया है। आपको ये 3 बातें अगर समझ आ गई, इसके अलावा बहुत सारे चीजें हैं जो किसी बुक में नहीं लिखा होगा, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बताया जाएगा, जो खुद वह पत्नी जो है, जो नई नवेली दुल्हन आई है, उसे खुद सामना करना पड़ सकता है। तो वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे 498A दर्ज करा सकती है। जब उसके साथ ये सब सारी चीजें होने लगे, दहेज की मांग की जाए, मारपीट की जाए, घर से बाहर निकालने की धमकी दी जाए, जान से मारने की धमकी दी जाए, तो ऐसी परिस्थिति में उसके पास सबसे बड़ा हथियार है आज का 112 नंबर, यानी पुलिस हेल्पलाइन नंबर, जो पहले 100 नंबर हुआ करता था। इस पे उसको क्या करना है कि कॉल कर देना है। कॉल करने के बाद जैसे ही वहां पे बताया जाएगा कि आप क्या हेल्प चाहते हैं, जो महिला वहां से बोलेगी या कोई पुरुष बोलेगा, तो वह महिला अपनी सारी बातें बताए कि हमारी शादी इतने साल पहले हुआ था, इसके वहां हुआ था, हमारे पति का ये नाम है, हमारे ससुर का ये नाम है और हमारा घर इस जिले में पड़ता है, इस गांव में पड़ता है, पूरा डिटेल बताए। और उसको ये बताना होगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। वहां क्या होगा कि FIR दर्ज हो जाएगा, पुलिस तुरंत एक्शन में आएगी। आधे घंटे के अंदर ऐसा प्रावधान दिया गया है। आधे घंटे के अंदर पुलिस उसके वहां पहुंचेगी, उसके सास ससुर पति ननद देवर से पूछेगी, पूछताछ करेगी कि क्या प्रॉब्लम हुआ था। अगर वह दोषी पाए जाते हैं तो उसी वक्त उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर दोषी नहीं पाए जाते हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा। तो हो सकता है जो महिला फोन की थी, अगर वो झूठ बोली है तो उसके साथ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर वो सही बोलेगी, उसके साथ वास्तव में ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो फोन की है, तो ये सभी लोग, सास ससुर ननद देवर पति, ये सभी लोग गिरफ्तार होंगे। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि इसमें सजा का क्या प्रावधान दिया गया है। तो 5वें नंबर में मैंने नोट करके रखा है कि सजा 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना।
जब ऐसी परिस्थिति बन जाती है, ठीक है, तो पुलिस गिरफ्तार करेगी, मुकदमा चलेगा, ये सारे मुकदमाएं कोर्ट में चले जाएंगे, सारे मामला। जब वहां मजिस्ट्रेट यानी जो जज होता है उसको लगता है कि वास्तव में इस महिला के साथ मारपीट हुआ है, उत्पीड़न किया जा रहा है, मारपीट करके घर से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में सास, ससुर, ननद, देवर सभी को, और इसमें एक चीज मैंने नहीं बताया अभी तक, जो रिश्तेदार हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो रिश्तेदार कमीने टाइप के होते हैं वो कॉल करके पति को, सास को, ससुर को चढ़ाते हैं कि ये महिला सही नहीं है जो आपके घर आई है, तो उनको भी इंक्लूड किया गया है। उनको भी इतनी ही सजा होगी जितना कि उसके परिवार के लोग हो रहा है। जितने भी रिश्तेदार हैं उनका अगर नाम, ये औरत जो है जिसके साथ प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो फोन करके बताइए, एफआईआर में नाम दर्ज कराइए, तो उनको भी, रिश्तेदार को भी यही सजा होने वाली है। तो जब मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि वास्तव में इस पत्नी के साथ मारपीट हुआ है, खरोच चाहिए, मेडिकल करा कर रखी है, तो हो सकता है कि आपको 3 वर्षों का कारावास का सजा दे दे, जेल भिजवा दे। उसके बाद आर्थिक दंड भी लगा सकता है, जुर्माना जिसे कहते हैं, आर्थिक दंड लग सकता है। ऐसी परिस्थिति बनेगी तो आपको सजा होगी ही होगी। यह महिलाओं के लिए एक वरदान है। 498 ये भारतीय संविधान में आईपीसी सेक्शन 498 का जो धारा है, उस महिला के लिए बहुत बड़ा वरदान है जो किसी घर से दूसरे घर आई है, नई नवेली दुल्हन है, शादी हुआ है और उसको अच्छे से लोग नहीं रखते हैं, तो ये सारा काम करा सकती है। ये तो चलिए महिलाओं के पक्ष में हमने बात किया। अब इसका दुरुपयोग भी होता है, कई बार इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। तो पति क्या करे? पति को क्या करना है कि अगर किसी महिला के द्वारा 498 ए दर्ज हो चुका है, तो वह अपने बचाव के लिए क्या करेगा? पति भी परेशान हो सकता है कि पति कुछ ना करे, फिर भी पत्नी 498 ए दर्ज करा देती है। तो ऐसी परिस्थिति में पति को क्या करना है? पति को अपनी सारी सबूत दिखानी है। ना मैं कोई प्रॉब्लम डालता हूं, ना कोई मैंने कुछ ऐसा किया है, वो अपने सफाई में सारी चीजें पेश करेगा उसी केस में 498 ए में, कि मैंने ना तो मारा है ना पीटा है, इसका वास्तव में पहले से ही कोई प्रॉब्लम होगी जिसके वजह से हम लोग के साथ दुश्मनी निकालना चाहती है। कौन? जिससे उसकी शादी हुई है, उसकी पत्नी। तो ऐसी परिस्थिति में मजिस्ट्रेट को अगर वास्तव में लगेगा कि नहीं ये लोग कुछ नहीं किए हैं, पति के घर वाले, सास ससुर, ननद भौजाई जो भी हैं, उनके परिवार में सगा संबंधी, कई बार क्या होता है कि जब ऐसी परिस्थिति बन जाए तो पति कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा एक कानून में प्रावधान दिया गया है। अगर वो पति ऐसा करेगा तो अपना बचाव कर सकता है। जैसे वह कोर्ट चला जाए, कोर्ट में सेक्शन 9 का मुकदमा दर्ज कराते हैं। अगर सेक्शन 9 का मुकदमा दर्ज हो जाता है तो इसमें यह बताया गया है कि पति यह कहता है, यह चाहता है कि पत्नी मेरे साथ रहे, और पत्नी 498 ए के मुकदमे में झूठा फंसा चुकी है और वो बार बार अपने मर्जी से मायके चले जाती है, रिश्तेदारों के द्वारा कहने पर या जो भी कहने पर वह बार बार अपने मायके चले जाती है और 498 का मुकदमा दर्ज कराती है। इसमें कोर्ट से सेक्शन 9 अगर पति कर देता है तो पति को बचाव मिल सकता है, अपना बचाव कर सकता है कोर्ट के द्वारा सेक्शन 9। अगर मान लीजिए सजा हो गया, 3 साल का कारावास का सजा, दहेज उत्पीड़न में 498 का मुकदमा है, तो अब पति, सास, ससुर, ननद, देवर को जेल जाना होगा। ऐसी परिस्थिति में उसको एक और काम करना चाहिए। जो पति है वो तो हमेशा पीड़ित रहेगा, ऐसे मामलों में उसको चले जाना है हाई कोर्ट। अगर वो हाई कोर्ट चला जाएगा तो उसमें सबसे अच्छा एक प्रावधान दिया गया है
CRPC सेक्शन 482, ये जो CRPC सेक्शन 482 है, इसमें यह प्रावधान दिया गया है कि कोई भी मुकदमा हो, क्यों ना वो मर्डर का हो, 498 तो है ही है, अगर मर्डर का भी मुकदमा होगा, अगर परिस्थिति बन गई ऐसी कि अब कोई जेल जाने वाला है, तो उस समय उस व्यक्ति को आंख बंद करके तुरंत ही किसी वकील को पकड़ करके तुरंत वह हाई कोर्ट चला जाए। जैसे ही वो हाई कोर्ट जाएगा तो वहां पर अपने बचाव में CRPC सेक्शन 482 के तहत एक एप्लीकेशन दिलवाएगा किसी वकील के माध्यम से। यह चैलेंज कर सकता है कि सर मेरे साथ गलत हुआ है, यह केस एकदम बिल्कुल झूठा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। अगर उसके पास एविडेंस मजबूत होंगे, पति के पास पूरा 100% एविडेंस होगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मेरे घर वाले कुछ गलत नहीं किए हैं, मेरे सगे संबंधी जो रिश्तेदार हैं उसने गलत नहीं किया है, जो ये औरत है पहले से ही ऐसी ही है, प्रॉब्लम करती है और बार बार मायके चले जाती है मेरे बार बार मना करने पर, तो ऐसी परिस्थिति में सेक्शन 482 के तहत अपना बचाव कर सकता है, वहां से बेल भी करा सकता है या केस खत्म करा सकता है। CRPC सेक्शन 482 के तहत आपको याद रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो मन में, तो आप लोग मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझसे जान सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने, जानने, सुनने के लिए। और लास्ट में आप लोग से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करना भी ना भूलें और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।